नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग की ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ये अध्ययन कर रहे हैं राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी की ये कक्षा आपके लिए हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए आयोजित की जा रही है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महाविद्यालय कोटा, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज चर्चा है वह है हिंदी व्याकरण खंड, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में गद्य और पद्य पर आधारित 2 पुस्तकें हैं और जो दूसरा भाग है उसमें व्याकरण खंड है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं व्याकरण खंड पर कर रहे हैं, और व्याकरण खंड का एक महत्वपूर्ण बिंदु है एक वाक्यांश के लिए एक भाग। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में भी 1-2 वीडियो इस संदर्भ में हम पिछले सेशन में जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इस बिंदु को हम पुनः एक साथ जो कि अध्ययन करेंगे, भाग 1, भाग 2, इस तरह से क्रमशः। और यह जो बिंदु है यह एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के जो कि प्रश्न आते हैं जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित होते हैं, कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है व्याकरण का, एक महत्वपूर्ण जो कि अध्याय है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी होना चाहिए। कि एक वाक्यांश के लिए या एक शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, यह इसके प्रति इसकी जो अवधारणा है भाषा के अंदर और व्याकरण के अंदर, वो क्या है, इस बारे में भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भाषा की अपनी प्रवृत्ति होती है, वह जो जो विकास करती जाती है, ऐसे शब्दों का विकास करती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, ऐसे शब्दों का निर्माण करती है जो अनेक विचारों और भावों को एक शब्द में व्यक्त कर सके, या कम से कम एक वाक्य को एक शब्द में। भाषा की यह संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति है, और भाषा की संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा अपने विकास की यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों का निर्माण करती जाती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसे मुहावरों का निर्माण करती जाती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर, लंबे लंबे वाक्यों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तथा एक ही शब्द में उतने भाव और विचार व्यक्त कर देती है जो एक वाक्य में या कई सारे शब्दों में निहित होता है, तथा अर्थ के दबाव को अधिक से अधिक वहन जो ऐसे शब्द कर सकते हैं। और भाषा के संदर्भ में अगर भी बात की जाए तो भाषा मूलतः एक संकेत व्यवस्था है, इसलिए वह संकेतों को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाने का प्रयास करती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यह प्रवृत्ति रही है, यह प्रकृति रही है कि, और संस्कृत, विशेषकर संस्कृत ऐसे शब्द भंडार की दृष्टि से, ऐसे शब्दों की दृष्टि से बड़ी ही धनी भाषा रही है, जिसके अंदर एक शब्द के अंदर बहुत बड़े अर्थ की जो गंभीरता रहती है, जो कि वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग संस्कृत में बहुत ज़्यादा है। हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द तो संस्कृत से ही प्राप्त किए हैं, किंतु कुछ उसने अपने भी विकसित किए हैं। कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक अर्थ को व्यक्त करने की दृष्टि से
इस प्रकार के शब्दों की जानकारी हिंदी के विद्यार्थी को होना चाहिए और इसीलिए व्याकरण का भी महत्वपूर्ण भाग है। और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं। संक्षिप्तीकरण में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग वांछित है। परीक्षाओं में जो पल्लवन और संक्षिप्तीकरण वाला जो बिंदु है वहाँ भी अगर विद्यार्थियों को ऐसे शब्दों का ज्ञान है जो संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वे शब्द इन्हीं शब्दों में से निकलते हैं। अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किया जाए। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार व्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता आती है, सुंदरता आती है, गंभीरता आती है तथा भाषा का जो स्वरूप है या कि वक्तव्य है या कि जो लिखावट है वो एक आकर्षक बन जाती है। और भाषा भी भाषा में जो कसावट है, भाषा का जो आकर्षक रूप है वो बनता है। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं। यह बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। इसे हम हिंदी व्याकरण में एक प्रकरण के रूप में ऐसे जानते हैं कि कौन सा प्रकरण है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो चलिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं, आपके सामने ऐसे कई उदाहरण रखने का प्रयास करेंगे जिसमें एक वाक्यांश के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो बड़ा ही प्रभावशाली होता है। उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जो देखिए, जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, सर्वप्रिय, यानी कि सभी का प्रिय। जो सबको प्यारा हो उसे क्या कहेंगे, सर्वप्रिय। दूसरा है उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा, समकालीन, यानी कि एक ही समय, उसी समय में होने वाला। जैसे अगर मान लो कोई लेखक है, वो भारतेंदु युग का है, लेखक है, और दूसरा लेखक भी, दूसरा साहित्यकार भी उस युग का है या मध्यकाल का है, तो उसके लिए कहेंगे कि अमुक लेखक उनका समकालीन था। जैसे कबीरदास जी तुलसीदास के समकालीन थे, मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी, यानी कि उसी समय में होने वाला, रहने वाला। यानी कि मीरा भी उसी भक्ति काल की है, सूरदास भी भक्ति काल का है, तुलसीदास भी भक्ति काल का है। वहाँ के उसके लिए कहा जाता है समकालीन, समान समय वाला। जो सब कुछ खाता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, सर्वभक्षी। सर्व का मतलब सभी, भक्षी का मतलब खाने वाला, भक्षण करने वाला। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान। फिर देखिए, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत अर्थात सहगान। सह का मतलब साथ, गान का मतलब गायन। जो साथ साथ में अर्थात अन्य लोगों के साथ गाया जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, सहगान। जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो वह है सापेक्षिक या सापेक्ष। जो साथ पढ़ा हो वो क्या, उसके लिए क्या कहा जाता है, सहपाठी। जैसे राम श्याम का सहपाठी है, साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे राम और श्याम सहपाठी है तो उसके लिए क्या कहेंगे, राम श्याम का सहपाठी है। जिसके 1000 भुजाएं हो उसके लिए क्या कहेंगे, सहस्त्र बाहु। जिसके 1000 भुजाएं हो उसके लिए क्या कहेंगे, सहस्त्र बाहु। फिर है जो
दूसरों की बात सहन कर सकता हो, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, उसके लिए शब्द आएगा सहिष्णु या सहनशील। दूसरों की बातों को सहन करने वाला। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो, जो समस्त देशों और स्थानों से संबंधित हो, वो उसके लिए क्या प्रयोग में आएगा? एक शब्द, क्या किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सार्वभौम या सार्वभौमिक। सभी स्थानों और प्रदेशों से, देशों से संबंध रखता हो। फिर देखिए, सब कुछ पाने वाला। देखिए, ये पूर्व की परीक्षाओं में आया हुआ है, PSI 95। सर्वलब्ध। देखिए, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। लब्ध का मतलब प्राप्त करना, सर्व का मतलब सभी। जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, उसके लिए क्या, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सामंजस्य। संसार से संबंधित, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा सांसारिक, यानी कि संसार से संबंधित। और ऐहिक। फिर दूसरा है सृजन करने की इच्छा, शीश्रिषा। सृजन करने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? शीश्रिषा। फिर अगला शब्द है, अगला वाक्य है जो एक ही स्थान पर रहता हो, जो एक ही स्थान पर रहता हो अर्थात गतिहीन रहता हो, वह है स्थावर। उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा? स्थावर। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा, एक शब्द का प्रयोग होगा स्वयंभू, यानी कि जो स्वयं प्रकट हुआ हो। जो काम करने में आसान हो, जो काम करने में आसान हो वह है शुकर। फिर है जिसका रंग सोने जैसा हो, जिसका रंग सोने जैसा हो उसको क्या कहेंगे? सुनहरा। जिसका रंग सोने जैसा हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या होगा? सुनहरा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब क्या होता है? गर्दन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो, उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। सु का मतलब सुंदर, ग्रीव का मतलब गर्दन। आगे देखिए, किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला, किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा, वह है सूक्ष्मदर्शी। यानी कि बहुत सूक्ष्मता के साथ किसी चीज को देखने वाला, किसी चीज को बहुत बारीकी से देखने वाला, वह है सूक्ष्मदर्शी। सो वस्तुओं का संग्रह, सो का समूह। सो वस्तुओं का संग्रह या सो का समूह, वह है सैकड़ा या शतक। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें 100 जब रन बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शतक। यानी कि 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 का समूह, 100 रन का समूह है, वो शतक कहलाता है। तो सैकड़ा या शतक। आगे देखिए विद्यार्थियों, जो धरती पर निवास करता हो, जो धरती पर निवास करता हो वह कहलाता है, उसको, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा स्थलचर या थलचर। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, उसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल होगा? स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, इसके लिए शब्द का इस्तेमाल होगा स्थानापन्न। यानी कि किसी के स्थान पर दूसरा जो कोई काम करता है तो उसके लिए स्थानापन्न होगा। जो सदा रहने वाला है,
जो सदा रहने वाला है अर्थात जो कभी मिटता नहीं है, सदा बना रहता है, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा शाश्वत या सनातन। जो सदा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है शाश्वत या सनातन या नित्य, हमेशा बना रहने वाला। अगला शब्द है जो अपना ही हित सोचता हो, दूसरों का हित नहीं सोचता है, उसके लिए एक शब्द होगा स्वार्थी। स्व अर्थी यानी कि स्वयं के ही अर्थ के लिए सोचता है, वह है स्वार्थी। जो सब जगह विद्यमान रहता हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। जो सब जगह व्याप्त है, सर्व का मतलब सब, व्यापी का मतलब व्याप्त, यानी कि जो सब जगह विद्यमान रहता है वो सर्वव्यापी। जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो, दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता बल्कि अपनी ही इच्छा से काम करता है, जो खुद को अच्छा लगता है वही काम करता है, वह है स्वेच्छाचारी। स्वयं की इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो वह स्वेच्छाचारी। और पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि, इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? स्वेदज। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि के लिए क्या कहेंगे? स्वेदज। फिर जो सेव्य या बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, जो सेव्य अर्थात बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा सव्यसाची। उसे क्या कहा जाता है? सव्यसाची। दूसरा देखिए, जो समाचार भेजता है, जो समाचार भेजता है उसे क्या कहा जाता है? संवाददाता। जैसे कई पत्र पत्रिकाओं के समाचारों का संकलन करता है और फिर जो कि उसके कार्यालय में भेजता है, एडिटर के संपादक के पास भेजता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संवाददाता। जो सोया हुआ हो वह है सुषुप्त। जो सोया हुआ हो वह है सुषुप्त। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे की जो हमारी चर्चा होगी वह भी हिंदी व्याकरण खंड पर आधारित होगी और उसमें भी हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द इसी बिंदु पर बात करेंगे और वह इसका दूसरा भाग होगा। आप निरंतर इससे जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।